हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। इसमें सुनिए पहले। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रत्येक स्थान परिवहन व्यय को निकाल देने के बाद पर समान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा की सहायता ली जा सकती है। उनके अनुसार है पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका अर्थ है प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे कि किसी एक विक्रेता उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है तथा दूसरे सभी प्रतियोगी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे कि बाजार पूर्ण हो जाता है। अब आता है कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्न दशाओं का होना अनिवार्य है। नंबर 1, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि वस्तु का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए वस्तुओं का समरूप होना आवश्यक है। समरूप का अभिप्राय वस्तु के गुणों का समान होना भी है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य समान रहता है। कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। नंबर 2 आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या होना। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के लिए दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि बाजार में वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ताकि किसी भी ग्राहक की मांग के परिवर्तन का प्रभाव उस वस्तु पर ना पड़े। दूसरी ओर उस वस्तु के इतने अधिक विक्रेता होने चाहिए कि किसी भी विक्रेता की बिक्री के परिवर्तन का प्रभाव उस वस्तु की पूर्ति पर ना पड़े। नंबर 3 है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स यानी कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की तीसरी महत्वपूर्ण दशा यह है कि किसी उद्योग में उद्योगपतियों को आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक उद्योगपति अपने प्रारंभिक उद्योग को छोड़ सकता है या वह किसी दूसरे उद्योग की स्थापना कर सकता है। नंबर 4 है द सेलर्स एंड बायर्स मस्ट हैव द फुल नॉलेज ऑफ द कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। मतलब क्रेताओं तथा विक्रेताओं को
वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्रेताओं को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य में मिल रही है। इसी प्रकार विक्रेताओं को भी इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा विक्रेता किस वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होता है। नंबर 5 है परफेक्ट मोबिलिटी इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पत्ति के किसी साधन को बेरोक टोक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में लाया और ले जाया जा सकता है। यदि किसी उद्योग में उत्पत्ति के अकुशल साधन कार्य कर रहे हों तो उनके स्थान पर उत्पत्ति के कुशल साधनों को लगाया जा सकता है। नंबर 6 एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यातायात लागतों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एक दूसरे के समीप होते हैं, जिससे यातायात लागतें महत्वहीन मान ली जाती हैं। इससे बाजार में वस्तु की कीमत समान होती हैं। इस संदर्भ में स्टोनियर और हैग का कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विवेचना करते समय यह मान लेना सुविधापूर्ण होगा कि सभी उत्पादक एक दूसरे के बहुत समीप कार्य करते हैं, जिसके कारण यातायात लागतें नहीं के बराबर हो जाती हैं। अब आता है प्योर कंपटीशन यानी कि विशुद्ध प्रतियोगिता। इसमें सुनिए, कुछ समय पूर्व तक केवल पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में ही भेद किया जाता था, परंतु अब एडवर्ड हेस्टिंग्स चैम्बरलेन ने पूर्ण तथा विशुद्ध प्रतियोगिता में भी अंतर किया है। विशुद्ध प्रतियोगिता को दूसरे शब्दों में परमाणुवादी प्रतियोगिता के नाम से भी पुकारा जाता है। किसी समय बाजार में ऐसी प्रतियोगिता हो सकती है जिसमें एकाधिकारी तत्वों का अभाव हो, तब इस प्रतियोगिता को विशुद्ध प्रतियोगिता कहा जाएगा। विशुद्ध प्रतियोगिता के लिए केवल 3 बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1 क्रेताओं तथा विक्रेताओं की पर्याप्त संख्या का होना, जिससे वे स्वतंत्रतापूर्वक वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सके, अर्थात दोनों पक्षों के ऊपर किसी का हस्तक्षेप ना हो। नंबर 2 वस्तु का समरूप होना, अर्थात जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जा रहा है वह वस्तु गुण व आकार प्रकार में समान होनी चाहिए। तथा नंबर 3 है फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की पूरी स्वतंत्रता। जिस बाजार में उपयुक्त 3 बातों का समावेश होगा उसे विशुद्ध प्रतियोगिता कह सकते हैं। अब आता है जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसको बोलते हैं मूल्य का सामान्य सिद्धांत। सुनिए, प्राचीन काल में वस्तु के मूल्य निर्धारण को लेकर अर्थशास्त्री एक मत नहीं थे। मूल्य निर्धारण के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। डेविड रिकार्डो मूल्य निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को
ध्यान में रखते थे, जबकि जेवेंस, बालरस आदि अर्थशास्त्री मूल्य निर्धारण में केवल मांग पक्ष को आवश्यक मानते थे। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने दोनों पक्षों में समन्वय स्थापित करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि मूल्य का निर्धारण मांग, उपयोगिता एवं पूर्ति, उत्पादन लागत दोनों के संयुक्त प्रयासों से होता है। मार्शल के अनुसार जिस प्रकार से हम इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि वह कैंची का ऊपर वाला फलक है अथवा नीचे वाला जिसने कि एक कागज़ के टुकड़े को काटा है, उसी प्रकार इस बात पर विवाद हो सकता है कि मूल्य को उपयोगिता निर्धारित करती है अथवा उत्पादन लागत। यह सत्य है कि जिस समय एक फलक को स्थिर रखा जाता है और काटने का कार्य दूसरे फलक से किया जाता है, तो हम लापरवाही से यह कह सकते हैं कि काटने का कार्य दूसरे ने किया है, किंतु यह विवरण पूर्णतः सत्य नहीं है और तभी तक दोषमुक्त है जब तक कि यह इस कार्य का केवल प्रचलित रूप से स्पष्टीकरण करने का दावा करता है, न कि वैज्ञानिक रूप से। मूल्य निर्धारण के संबंध में मार्शल का यह कथन इस बात की जानकारी देता है कि कागज़ को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की समान आवश्यकता होती है। यदि एक फलक से कागज़ को काटने का काम लिया जाए तो यह प्रयत्न असफल हो रहेगा। इसी प्रकार से वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए मांग, उपयोगिता तथा पूर्ति, उत्पादन लागत दोनों को ही समान रूप से आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।